वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा GS 5 का पॉइंट नंबर 3 है। इसमें हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे लेके 1947 तक और उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश का संबंध रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से और उसके बाद उससे संबंधित सभी जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। और छोटा सा लेक्चर बनेगा ये हमारा, ज़्यादा टाइम का नहीं है ये। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है जिसका बहुत बढ़िया आंसर आप अपनी मुख्य परीक्षा में केवल इस आधे घंटे के लेक्चर से देख पाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। जो पुराने आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2 उसको रिवाइज करते रहिए, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में रिपीटेडली बता रही हूँ आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए। इसके अलावा जो लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हैं। UPPCS मुख्य परीक्षा 2023 के लिए, सिर्फ एसए की तैयारी के लिए, और हमारा UPPCS 2024 का जो शुरुआत से सिलेक्शन तक का तैयारी वाला ग्रुप है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आपको सहूलियत है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें पूरा मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सब कुछ कराया जा रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियोस तो आपके सामने अवेलेबल कराए जा रहे हैं लगातार और ऐसे ही जाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 3 वाले वीडियो की। धन्यवाद। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है ये GS 5 का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। छोटा सा लेक्चर होगा ये, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हाफ एन आवर में हार्डली खत्म हो जाएगा। तो इस पे आप एक ही सवाल प्रिपेयर कर सकते हैं कि 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, उस पे भी आप एक आंसर फॉर्म कर सकते हैं। या फिर सिर्फ 1857 से संबंधित सवाल आपके पास आ सकता है। तो उस तरीके से आप अपने की पॉइंट्स बना लेना। अब तक देखिए 2 लेक्चर के बाद इतना तो आपको पता लग गया होगा कि हमारा अप्रोच क्या है पढ़ाई का। ठीक है, तो आप जानते हैं 57-58 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विरोध था वो काफी व्यापक रहा है और इसका केंद्र था संयुक्त प्रांत। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने ये विद्रोह, उनके बीच ये भड़का था विद्रोह, जो कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में विस्तारित हो गया था। ये आपको लिख के आना है, 25 से अधिक शहरों में विस्तारित हो गया था। फिर 1858 तक आते आते आप जानते हैं विद्रोह को लगभग कुचल दिया गया था। संयुक्त प्रांत और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज, ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। जो 1857 से पहले चल रहा था टाइम पीरियड, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो वो एक कंपनी थी व्यापारियों की। अब वो, उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा व्यापार पे। उसमें बहुत सारी रिश्वतखोरी चल रही थी, और भी बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स जा रही थी डायरेक्ट लंदन। तो अब जो है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इतना बड़ा विद्रोह भड़क जाता है तो इन लोगों को अपने पैर जमाने का डर लगने लगता है। इस वजह से ये जो है 1858 का एक्ट लेके आते हैं, जहां से ये, आप जानते हैं, ये फौज में बहुत सुधार करते हैं और संख्या जो होती है भारतीय सैनिकों की वो कम कर देते हैं। ये बाकी भी और भी बहुत सारी चीजें ये करते हैं, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर भी। तो अब क्राउन रूल चलता है यहाँ से, ठीक है, ब्रिटिश राज चलेगा। अब 1857 का जो रिवोल्ट भड़का था वो क्यों भड़का था? सैनिकों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से खोलने का विरोध किया गया था। अब गाय का मीट हिंदुओं के लिए फॉरबिडन है और सुअर का मुसलमानों के लिए। तो उन दोनों को टारगेट करके इन्होंने ये 2 चीजें यूज की थी, जिसकी वजह से ये विरोध जो है भड़का था। अब अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने भारतीय सैनिकों के असंतोष को डराकर दबाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? स्थिति विस्फोटक हो गई थी।
34वीं नेटिव इन्फेंट्री, आप जानते हैं मंगल पांडे, बलिया निवासी थे मंगल पांडे। बैरकपुर में ये अपने सार्जेंट मेजर के ऊपर ही गोली चला देते हैं और अपने जो इनके कोलीग्स होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उनको भी विरोध के लिए ललकारते हैं। अब अंग्रेज अधिकारी क्या करेंगे? मंगल पांडे को, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसके साथ एक को और फांसी सजा दे देंगे। मूवी पे आप लोग काफी कहते हैं ना मैम पिक्चरें बहुत देखती, देखिए मैंने देखी नहीं है मंगल पांडे, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ। और पूरी की पूरी 34वीं रेजिमेंट को ही ये लोग डिसबैंड कर देते हैं। फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तीसरी घुड़सवार रेजिमेंट होती है। उसमें से 90 टोटल होते हैं उसमें सैनिक, उसमें से 85 जो हैं वो ये चर्बी युक्त कारतूस जो होता है उसको प्रयोग करने से मना कर देते, तो उन पे कोर्ट मार्शल चला देते हैं, किसी को कारावास में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। फिर 9 मई को विद्रोही सैनिकों को नंगाकर अपमानित किया जाता है, मतलब उनको स्ट्रिप किया जाता है और उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। फिर 10 मई को सैनिक ओपन रिवोल्ट, खुला विद्रोह कर देते हैं और अपने जो साथी होते हैं जिनको बंदी बना रखा होता है इन्होंने, उनको भी छुड़वा देते हैं। अब इस युद्ध से जो ये वॉर था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे इसको, सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड। यहाँ के किसानों ने तत्कालीन विद्रोही सैनिकों के साथ इस विद्रोह में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था, जिसके साथ ही नए जमींदारों को खदेड़ना और उनकी हत्याओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। फिर जो स्थानीय सरकारी कार्यालय थे उन पे आक्रमण किए गए, लगान देना, रेंट जो होता है ना, टैक्सेस देना, वो बंद कर दिया गया। और उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया का जो डुआब क्षेत्र था उसमें भी इसका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय योगदान रहा था। इस क्षेत्र के लोगों में, अब ये याद करके जाने, ये लिख के आना है पेपर में, जैसे अलीगढ़, बरेली, कानपुर, प्रयागराज, इसको स्वतंत्र कराने के बाद वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। देखिए आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है, उसके साथ लिंक करके जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पर्टिकुलर स्पेसिफिक शहरों के नाम, जगहों के नाम आएंगे ना, वो आपको जरूर लिख के आने हैं, ठीक है। चलिए, अब हर जगह पे अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे, इस बार सवाल भी आया प्रीलिम्स में। बरेली का प्रशासन था खान बहादुर खान नामक सैनिक के हाथ में। कानपुर का था पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन तात्या तोप। और इसके अलावा मैनपुरी, सीतापुर, नोट कीजिए ये सब नाम, बाराबंकी, आजमगढ़, वाराणसी, झांसी, अयोध्या, फतेहपुर, मथुरा, शाहजहांपुर तथा हाथरस जैसे छोटे छोटे शहरों में भी इस विद्रोह का काफी विस्तार हुआ था। फिर कानपुर के निकट लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हो गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। 6 महीने तक लगातार प्रयास रहे और 1 महीने तक चले लंबे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया था, फिर से अधिकार स्थापित कर लिया था लखनऊ पे। और कानपुर और लखनऊ के बाद मई 1858 में बरेली पे भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर युद्ध में अपने प्राण गंवा देंगी और 59 में आते आते तात्या टोप को भी पकड़ लिया और उन्हें फिर मृत्युदंड की सजा ये लोग दे देते हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि कमियां बहुत थी इस रिवोल्ट में, इस वजह से भाई 100 साल बाद ये रिवोल्ट हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद लगभग। तो आप लगाइए यही 1947 बन सकता था, लेकिन उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ तो जमींदार ही इनके साथ थे, कुछ तो सपोर्ट ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा आप जानते होंगे रानी झांसी की रानी वाला किस्सा, कि ग्वालियर के ही राजा ने उनके विरोध काम किया था, जिसकी वजह से उनकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंची थी और वो हार गई थी। तो ऐसी जो चीजें थी जिनकी वजह से इतना नहीं, जिसे कहते हैं ना, एकत्र नहीं हो पाए थे। और पूरा हिंदुस्तान में नहीं था ये रिवोल्ट, कुछ ही जगहों पे था, हर जगह पे नहीं था। अब भारत पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के देखिए 100 वर्ष बाद जो है इसका प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है, संघर्ष सामने आया था। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के। यद्यपि इसकी योजना जो थी वो पहले से बन रही थी। कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहां पे पहले से योजना बन रही थी, लेकिन जो ये मंगल पांडे वाला किस्सा हो जाता है ना, उसकी वजह से ये पहले से शुरू हो जाएगा आपका जो रिबेलियन होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नाना साहेब धोंदू पंत के साथ मिलकर अजीमुल्ला खान ने यहाँ पे एक योजना तैयार कर ली थी बिठूर में, लेकिन उस टाइम पे संघर्ष आरंभ करने की जो तिथि थी वो निश्चित हुई थी, 31 मई हुई थी, लेकिन पहले ही हो गया शुरू, क्योंकि वो मंगल पांडे वाला किस्सा वहां पे हो गया था। फिर लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। अनेक देसी शासक इस विद्रोह में तटस्थ बने रहे और कुछ शासकों ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया, मैं आपको बता चुकी हूं पहले।
फिर 5 जून को विद्रोहियों ने कानपुर पे अधिकार कर लिया, नाना साहब को पेशवा बना दिया। लखनऊ में ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस जो है इनकी हत्या हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर दिया, बरेली में खान बहादुर खान को, और नवाब नाजिम ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। देवी सिंह ये मथुरा से थे, इन्होंने मथुरा में नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। वह मथुरा के टप्पा राय में एक ग्रामीण स्तर के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने और उन्हें फांसी दिए जाने तक समानांतर सरकार की स्थापना की थी, पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई थी। पढ़ा होगा आपने अच्छे से ये चीजें आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया था, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, ये भी आपने पिक्चर देखी होगी शायद, उसने तात्या टोप की मदद से विद्रोह का नेतृत्व किया और 1858 में उनका निधन हो गया था। एक और नाम सामने आता है मौलवी लियाकत अली का, ये आता है प्रयागराज से सामने। एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे, मुस्लिम स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर थे ये, और इन्होंने भी काफी विरोध किया था, और प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इसको, और इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ये आपने देख ही लिया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद भी लिख के आ सकते हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार कमेंट में डाल दीजिए अपना आंसर, अगर आपको यहाँ पे चेक करवाना है थ्योरी के नीचे ही, तो मैं यहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो लेकिन आप अपनी ये वाली जो चीज है ना, इसको आप चलाते रहिए, ठीक है। तो अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया की स्थानीय सरकारें। देखिए, पैरेलल गवर्नमेंट्स आप जानते हैं, समानांतर सरकारें कुछ जगह बनी थी जब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जापान से हमें इस टाइम पे खतरा हो गया था, जिस टाइम का ये टाइम पीरियड चल रहा है, 1942 की ये बात है। और इस टाइम पे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स कुछ खास कर नहीं पाया था हिंदुस्तान के लिए। तो अब जो है बात ये हुई थी कि हम, जो गांधी जी ने कहा था, क्रिप्स चले गए थे यहां से अपना ले ला के काम धाम, तो सीवीसी कमिटी सीवीसी थी, कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो थी, उसकी एक सभा हुई, कहां पे, वर्धा में हुई थी, जुलाई 14 को 1942। यहां पे माना गया, गांधी जी ने यहां पे ऐसा माना कि अब जो है संघर्ष जो है शुरू करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा भाई? क्रिप्स मिशन जो था वो कंप्लीट ठंडे बस्ते में चला गया था, वो फेल हो गया था। और एक और बात थी गरीबी की और सूखे की, और जितने भी कीमतें थी, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, प्राइसेस राइज कर रहे थे, जो अर्थव्यवस्था थी वो जो है अच्छी हालत में नहीं थी बिल्कुल भी। और बात ये हो रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है ब्रिटिशर्स की हार हो रही है और जापान बिल्कुल हिंदुस्तान के दरवाजे तक आ रहा था। तो उससे बचाने के लिए एक ही तरीका था कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको पुनर्जीवित किया जाए, और उसका एक ही रास्ता था, अंग्रेजों को भगाओ यहां से, ठीक है। तो जुलाई 1942 में गांधी जी ऑथराइज कर देते हैं कि नॉन वायलेंट, हिंसा नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी, आप स्टार्ट कीजिए मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सब इसको सपोर्ट करेंगे। और ग्वालियर टैंक, बंबई में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद होगा कि इमीडिएट खत्म होना चाहिए ब्रिटिश शासन, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बननी चाहिए, सब पढ़ा होगा आपने। और गांधी जी को इस जो संघर्ष था, ये जो मास मूवमेंट था, इसका नेता घोषित किया गया था। और यहीं पे गांधी जी ने वो मंत्र दिया था, करो या मरो, डू और डाई। और इसी का एक, जब ये मूवमेंट अलग अलग जगहों पे फैला, तो इसी में से एक था कि बलिया में कुछ स्थानीय सरकार बनी थी। और आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने अलग अलग निर्देश दिए थे अलग अलग लोगों को, जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको कहा था कि इस्तीफा ना दीजिए, लेकिन कांग्रेस को अपना समर्थन दीजिए। और जितने भी सैनिक थे उनको कहा था कि फौज तो आप मत छोड़िए, लेकिन अपने साथियों पर गोली नहीं चलाइए।
तो इस तरीके से आपने ये सब पढ़ा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया मैंने आपको। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अब जो है सरकार आ जाएगी, इन पे सप्रेस कर देगी मूवमेंट को। गिरफ्तारी के एकदम बाद से बलिया में जन विद्रोह जो है शुरू हो जाएगा। 10 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे, लोग जुलूस निकालेंगे। 13 अगस्त को बिलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे हमला हो जाएगा और इमारतों को भी जला दिया जाएगा। 16 अगस्त को रसरा कोषागार जो ट्रेजरी थी उस पर हमला होगा और 2 दिन बाद बैरिया थाने पे भी हमला किया जाएगा। 19 अगस्त को बलिया के हजारों लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद अपने नेताओं को मुक्त कराने के लिए जेल की ओर बढ़ेंगे। अब इन सब लोगों के पास बंदूक, लाठी, भाले ये सब थे। अब इसकी वजह से क्या होगा, विवश होकर प्रशासन जो है जेल के दरवाजे खोल देगा और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगा। ये बलिया की एक ऐतिहासिक जीत थी, हिस्टोरिक विक्ट्री थी। लोग शहर पर नियंत्रण कर लेंगे और 20 अगस्त 1942 को बलिया के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी। लिखनी होगी आपको ये डेट, इसी से लगेगा पढ़ के आए आप। और यहाँ पे चित्तू पांडे, इनका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उनके नेतृत्व में एक सरकार बनाई जाएगी पर कुछ टाइम बाद अंग्रेज दबा लेंगे इसको। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने चित्तू पांडे को क्या कहा था, बलिया का टाइगर, टाइगर ऑफ बलिया, इसकी संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। तो 1857 के बाद जो तुरंत जिक्र आएगा आपका वो इसमें आएगा। और क्रांतिकारी आंदोलन और संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत में गांधी जी के क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रारंभ होगा उससे पहले पूर्व लखनऊ और आसपास के इलाकों में ना किसान भी एक जन आंदोलन चला रहे होंगे ऑलरेडी। इसका नाम था एका मूवमेंट, एका आंदोलन। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मदारी पासी, एक किसान ही थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। इससे संबंधित आपको बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, फिर है आपका चौरी चौरा। अब आप जानते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 इसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु भी होगी और महात्मा गांधी ने सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, अब जब बात हो रही है मुख्य परीक्षा की तो आप में से मुझे जरा कमेंट करके बताएंगे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप क्या फर्क समझते हैं, मुझे ये चीज आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। अब असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 का है। इसमें क्या बात हुई थी कि विदेशी वस्तु, मशीन से बने कपड़े, कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक संस्थान, इन सबको आप बॉयकॉट करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। अब जैसे जैसे ये आंदोलन 1.5 साल में प्रगतिशील होगा, देश में बहुत सारे स्वयंसेवक सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, 1921-22 की सर्दियों में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के जो स्वयंसेवक थे को एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर में संगठित कर लिया गया, एक ग्रुप बना लिया इनका। अब 1922 जनवरी की बात है, गोरखपुर कांग्रेस और खिलाफत समितियों में एक पदाधिकारी द्वारा संबोधित एक बैठक के बाद किसान अधिकारी थे, उनको असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने, चंदा लेने और विदेशी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों में धरना देने का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब कांग्रेस अपना काम कर रही है, अपने ग्रुप से एकत्रित कर रही है और जिस चीज को वो फाइट कर रहे हैं उसके खिलाफ वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। 4 फरवरी की घटना, 4 फरवरी को हुई चौरी चौरा वाली घटना। उसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जो ये स्वयंसेवक थे ना, जो ये वॉलंटियर ग्रुप्स बने थे, इन पे पुलिस जो है थोड़ा नकेल कसेगी, जिसका उद्देश्य क्या था, विदेशी कपड़ा के व्यापार को रोकना, मांस और मछली के लिए उचित मूल्य लागू करना। ये लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, जो वॉलंटियर ग्रुप थे वो इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो है उन्हें जाके परेशान करेगी। अब इसमें परेशान ऐसे करेगी कि उस समय भगवान अहीर नामक एक ब्रिटिश अर्धसैनिक को बुरी तरह से पीटा भी जाएगा। अब 4 फरवरी को ये सब शहर में इकट्ठा हुए, मीटिंग की उन्होंने, एक समूह बना के स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। वहां पर उन्होंने पास के मुंडेरा बाजार में भी धरना दिया। उन्होंने पुलिस द्वारा चेतावनी देने के उद्देश्य से किए गए हवाई फायर को नजरअंदाज कर दिया और उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, पुलिस ने भीड़ पे गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाएगी और बहुत से घायल हो जाएंगे। अब क्या करेगा ग्रुप, बताओ आप। भीड़
भड़क जाएगी बुरी तरीके से। भारी ईंट पत्थरबाजी होगी, पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर, मतलब वो भाग जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, थाने के अंदर जाके छुप जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ जो भीड़ होगी इस थाने में आग लगा देगी। अब कुछ भागने की कोशिश करेंगे पुलिसकर्मी वगैरह, उनको फिर से पकड़ के मारा पीटा जाएगा और वापस से अंदर डाल देंगे। और कुछ अन्य अपनी विशिष्ट लाल पगड़ी फेंककर भागने में सफल रहे, जिससे गुस्साई भीड़ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उससे पहचान हुई थी ना उनकी कि अच्छा ये ब्रिटिशर्स के पुलिस वाले हैं। हथियारों सहित पुलिस की बहुत सारी संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। स्वयंसेवकों ने थाने के इस उन्मूलन को गांधी राज के आगमन का एक संकेतक माना था, लेकिन गांधी जी तो कुछ और ही कर देंगे, गांधी जी तो मूवमेंट ही रोक देंगे। अब गांधी जी बहुत परेशान हुए भाई, क्योंकि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, अहिंसावादी थे, और यहाँ हो गई थी हिंसा। तो गांधी जी इस घटना से परेशान होके पुलिस कर्मियों की हत्या को अपराध कहेंगे और कड़ी निंदा भी करेंगे। और जो आसपास के गांव के स्वयंसेवी समूह होंगे उनको भंग कर दिया जाएगा और इस घटना के लिए वास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित करने और प्रायश्चित करने के उद्देश्य से एक चौरी चौरा सहायता कोष भी स्थापित किया जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने इसे अक्षम्य हिंसा से एक दूषित आंदोलन माना। अब भाई गांधी जी जिस बात पे चलते थे उस बात पे रहते थे, ये था चक्कर। तो इस वजह से वो जो है ये आंदोलन बंद कर देंगे। इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल लीडर्स भी उनसे विमुक्त हो जाएंगे कि अच्छा अभी तो भाई गर्मजोशी आई थी और आपने एकदम से बंद कर दिया मूवमेंट। और यहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति CWC जो थी उसको भी भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो औपचारिक रूप से जो है सत्याग्रह को निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर्मली, जब CWC को ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। गोरखपुर आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में ये जगह स्थित है और यहाँ पे इन्होंने शुरुआत को चिन्हित करने के लिए समर्पित एक डाक टिकट पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया और इसको शताब्दी वर्ष की उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी समारोह आयोजित किया। 1 साल तक चला ये पूरा, अभी 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक अलग अलग कार्यक्रम, जैसे अमृतकाल चल रहा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जरा मुझे कमेंट करके बताइए अमृतकाल का टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि ये चीजें ही तो आपको पेपर में लिख के आनी है। इकोनॉमिक सर्वे से उठाओ, कुछ यहाँ से उठाओ, वहां से उठाओ, ऐसी तो आंसर ब्यूटीफुल बनेगा, ऐसी तो आप लोग पढ़े लिखे बनेंगे। अमृतकाल का टाइम पीरियड कमेंट कीजिए मुझे। और यहाँ पे फिर बहुत सारे मतलब हर जो प्रदेश के प्रत्येक जिले में शहीदों की समाधि पर कार्यक्रम आयोजित हुए, प्रभात फेरियों का आयोजन हुआ, स्कूली छात्र, NSS NCC के कैडेट्स ने रैलियां वैलियां निकाली और सुबह 10 बजे वंदे मातरम के सामूहिक पाठ में कई छात्र, कलाकार और अन्य लोगों ने भी भाग लिया। शहीदों, शिक्षण संस्थाओं और अन्य स्थानों पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन भी बजाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम आपने पढ़ा होगा, HRA कहते थे पहले इसको, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना होती है 1924 कानपुर में। कौन कौन थे शामिल, नाम याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ल और सचिंद्र नाथ सान्याल क्रांतिकारी थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था, कॉलोनियल रूल को एंड करना, औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और भारत के संयुक्त राज्य को के एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना। और इन्होंने एक काफी महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया था जिसको कहा गया है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है, पढ़ा होगा आपने। और तो उसका उल्लेख इसमें आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब काकोरी ट्रेन एक्शन, अगस्त 1925 की बात है। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन, क्या नाम था, काकोरी एक्सप्रेस। इसमें एक सशस्त्र डकैती, आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसका उद्देश्य था रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों से एकत्र किए गए धन को लखनऊ लेकर जाना था।
तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए भाई फंडिंग होनी थी इनकी, तो इनको पैसे की जरूरत थी। ये उद्देश्य था इस डकैती का। इसमें बिस्मिल खान और 10 से अधिक अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोका, लूटपाट की, वहां से बरामद धन लेकर भाग गए। डकैती के 1 महीने के अंदर अंदर ही इनके कई सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर सितंबर 1926 में बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खान जो थे वो अभी भी फरार थे। पीआईबी द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार, ये लिखना आपको क्योंकि पीआईबी द्वारा जारी की गई है, वे कुछ समय के लिए अपने घर में से आधा मील दूर गन्ने के खेत में छिपे रहे, जिसके बाद वे पहले बिहार और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पे उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस जो मामले की सुनवाई थी वो करीब 1.5 साल तक चली थी और अप्रैल 1927 को बिस्मिल खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई थी और बाकी को आजीवन कारावास दे दिया गया था। काकोरी कांड जो था इस समूह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर से इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद। 8 से 9 सितंबर 1928 भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने इसको पुनर्गठित किया, रीऑर्गेनाइज किया, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो थे वो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, उनका मानना था इसमें, इसलिए उन्होंने ये जो है नाम अब इस तरीके से रख लिया। तो ये वाली चीजें हमने देख ली। ठीक है, सारे छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो भाई। देखो, बार बार कहने की बात नहीं है, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाली चीजें करते चलो। ठीक है, चलो। तो अब आप आ गए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अब देखिए, इसमें बताएंगे कैसे नाम, क्या कैसे। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस कमेटी का जो पहला सम्मेलन हुआ वो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अब 1907 का आप जानते हैं सूरत अधिवेशन, इसमें उत्तर प्रदेश के पंडित मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जो थे ये नरम पंथियों के साथ थे, मॉडरेट्स के साथ थे। वहां पे स्प्लिट हो गया था ना, लड़ाई झगड़े हो गए थे। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां हुआ? आगरा में, 1909 में। अब 10 तक आते आते कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के बहुत से और जिलों में भी होता चला गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब जो नेता थे, इनके प्रयास से मुस्लिम लीग ने भी अपने उद्देश्य और जो नीति है उनमें थोड़ा बदलाव करा, जिसकी वजह से तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, समझ रहे हैं। इसके साथ तिलक, एनी बेसेंट, जिन्ना ने बहुत प्रयास किया था। फिर 1915 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ बॉम्बे में, लेकिन फिर 1916 में बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जहां पे एक साथ लखनऊ में आए थे, जिसको आप कहते हैं लखनऊ समझौता या फिर लखनऊ पैक्ट। इस समय जो मुस्लिम लीग के नेता वो कौन थे? जिन्ना थे, जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता रहे थे। लखनऊ जो सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये सब चीजें लिखोगे ना तो पढ़े लिखे लगोगे, मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ। और यहाँ पे कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया, दोनों ने मिलकर योजना तैयार की, वो कांग्रेस लीग समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस लीग पैक्ट साइन हुआ और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि 2000 पता नहीं क्यों आता था मुझे, 1907 के बाद पहली बार तिलक किसी कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। और इस कदर लोकप्रिय नेता थे वो उस वक्त कि जब लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ा गाड़ी में लेके जा रहे थे उसमें घोड़े ना लगा के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुद खींचा था पंडाल तक उनको। ये है नेतागिरी, समझ रहे हो। तो इतने पॉपुलर वो उस वक्त नेता थे। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसकी 2-3 आपको गतिविधियां यहाँ पे पता चली। भाई लखनऊ पैक्ट कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। और कितना इंपॉर्टेंट पैक्ट था वो तो आपको लिखना ही लिखना है जब आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों की। ठीक है, चलिए अब गांधी युग और उत्तर प्रदेश। गांधी एरा में उत्तर प्रदेश का क्या था वो देखेंगे आप। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया उसका प्रथम सूत्र जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी उन्हें लखनऊ में ही मिला था। कैसे मिला था आप देखिए आप। गांधी जी अफ्रीका से आए 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको आज भी, 1915 में।
अब उन्होंने ये कहा कि मैं कोई सी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं पहले घूमूंगा, पहले परिस्थितियों को समझूंगा, 1 वर्ष तक अलग अलग भारत के स्थानों पे मैं भ्रमण करूंगा। अब इसी क्रम में वो दिसंबर 1916 में पहुंचेंगे लखनऊ। समझ गए? अब आप लखनऊ पहुंच गए ना। यहाँ पे 31वां अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, और 26 से 30 दिसंबर तक, जहां पे अंबिका चरण मजूमदार थे, यही जो आपने ऊपर देखा लखनऊ पैक्ट वाला। अब यहीं पे जो थे इनको मिले राजकुमार शुक्ला, चंपारण से थे ये। यहाँ पे तो मतलब सूत्र तो लखनऊ में मिला ना, समझ रहे हैं कहने का मतलब। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला से मुलाकात की और उन्होंने बताया चंपारण में ऐसी ऐसी स्थिति चल रही है, ये लोग हमें विवश कर रहे हैं इंडिगो उगाने पे, ठीक है, नील की खेती करा रहे हैं हमसे, यहाँ पे 3 कठिया पद्धति चली हुई है और शोषण हो रहा है हमारा, और आप आइए चंपारण में, हमारी स्थिति देखिए आप, ठीक है। नील की खेती करने वाले सब बहुत फेमस है, ये सबको पता ही है। अब इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ चंपारण से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, और बहुत सफल प्रयोग था, इसमें कोई शक नहीं है। अंग्रेजों को झुकना पड़ा था इनके सामने। अब इसके बाद हीरो बन गए थे एकदम पूरे देश के लिए गांधी जी, नायक के तौर पे साबित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और जवाहरलाल नेहरू की पहली जो मुलाकात गांधी जी से हुई थी वो लखनऊ रेलवे स्टेशन पे हुई थी, और बहुत इंप्रेस हुए थे वो उनसे मिलकर, प्रभावित हुए थे। इसके बाद स्वाधीनता संघर्ष के लिए लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गांधी जी का लखनऊ आना बहुत बार हुआ। अप्रैल 1936 में नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित जो सेशन था कांग्रेस का 49th, उसमें भी गांधी जी लखनऊ आए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। इसी समय कांग्रेस संसदीय बोर्ड, याद रखिएगा, इसका भी गठन किया गया था, ठीक है। अब आता है स्वतंत्रतोत्तर युग में उत्तर प्रदेश, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में उत्तर प्रदेश। अब जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसका जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उस पे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री चरण सिंह, श्री चंद्रशेखर आजाद, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने भारत से पहले, भाई स्वतंत्रता आंदोलन में तो इन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई, तभी तो प्रधानमंत्री बने थे ये पहले। अब क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद राज्य का नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया था, पहले से तो नहीं था ये नाम, ये आप पहले लेक्चर में भी देख चुके होंगे। ये जो नामकरण था ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू से अच्छी तरह से परिचित थे, मतलब उनके अच्छे फ्रेंड थे, और साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी ये काफी लोकप्रिय नेता थे। फिर उन्होंने लखनऊ में इतनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाई कि नेहरू जी ने उन्हें 27 दिसंबर 1954 में उन्हें भारत का गृह मंत्री बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भी बुलाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जगह ली डॉक्टर संपूर्णानंद ने, जो कि एक पारंपरिक संस्कृत विद्वान थे, संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे। कुछ वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी और सीबी गुप्ता के नेतृत्व में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए। भाई पॉलिटिक्स हर जगह आई जाती है फिर, जिसके कुछ समय बाद संपूर्णानंद को 1960 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें राजस्थान के राज्यपाल के तौर पे राजस्थान भेजा गया, और ऐसा होते ही गुप्ता जी और त्रिपाठी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का जो इनका रास्ता था वो क्लियर हो गया। ये सब आपको लिख के नहीं आना है, बस पता होना चाहिए, इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सुचेता कृपलानी, इन्होंने अक्टूबर 1963 से सुचेता कृपलानी कौन बनी? पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, आप जानते हैं, 63 से 67 तक, और जिसके बाद इन्होंने राज्य के कर्मचारियों द्वारा इनको हटना पड़ गया था, हड़ताल कर दी थी एम्प्लॉयज ने, तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था। उनके बाद चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनके कार्यकाल के दौरान लक्ष्मी रमन गुप्ता वित्त मंत्री थे, किंतु इनकी सरकार भी 2 साल चली, जिसका कारण था भ्रम और अराजकता। फिर उसकी वजह से कांग्रेस से चरण सिंह को निष्कासित कर दिया गया, और इसके बाद उन्होंने जन कांग्रेस नाम की एक अलग से पार्टी बनाई थी। फिर जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की पहली गैर सरकारी सरकार भी बनाई गई थी। 1 वर्ष से अधिक इसने शासन किया था। फिर आपका आता है हेमवती नंदन बहुगुणा 1970। इसके दशक में कांग्रेस पार्टी की सरकार
लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद अलोकप्रिय देशव्यापी आपातकाल लागू हो गया था, आप जानते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, और उन्होंने कई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों सहित बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा होने के बाद श्री नारायण दत्त तिवारी बनते हैं मुख्यमंत्री। आगे जाके नवगठित उत्तराखंड के भी ये मुख्यमंत्री बने थे। फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई तो 1977 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अप्रत्याशित पराजय हुई थी, लेकिन 80 में उन्होंने सत्ता वापसी कर ली थी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीपी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, जो आगे जाकर फिर उनके ही बेटे के राजनीतिक विरोधी भी बने थे जब इंदिरा गांधी के बेटे खड़े हुए थे। फिर है आपका उत्तराखंड राज्य का निर्माण। बस इसकी डेट याद रखनी है आपको, 9 नवंबर 2000। गढ़वाल, कुमायूं मंडल और हरिद्वार जिले को मिला के इन्होंने एक हिमालय हिस्से के लिए एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया, जो जैसे अब आप जानते हैं उत्तराखंड के नाम से, यूके। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा ये वाला पार्ट है, इसे देख लीजिए आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उत्तर प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिकार, कैसे कैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया था। सबसे पहले तो भारतीय वंश थे। 1775, 98, 1801 में कौन थे? नवाब। 1803 में सिंधिया। 16 में गोरखों से छीन के प्रदेश को सबसे पहले क्या बनाया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखा था। ये मेजर प्रेसिडेंसी थी इनकी, तो यहाँ का जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। फिर 1833 में इसको अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था ना, जो पहले आगरा प्रेसिडेंसी होता था, उसका गठन कर दिया। फिर 1856 में आप जानते हैं अवध पे अधिकार कर लिया गया था, और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे आगे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया था। फिर 1902, ये कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप थोड़ा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अपने आंसर में, अच्छा लगेगा। इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। फिर आप जानते हैं 1797 में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पे अधिकार स्थापित किया था। ब्रिटिश सैनिक जो थे उनकी छावनी बना था ये। फिर 1834 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया था, और 1866 में कोर्ट की स्थापना यहाँ पे की गई थी। और इलाहाबाद जो किला था 1583 में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में, मुगल अकबर ने, आज भी ये ओडी फोर्ट, ऑर्डिनेंस फोर्ट है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और इसमें एक पत्थर का शिलालेख भी है, उसमें स्थापना वर्ष अंकित है। फिर 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। सीधे तौर पे तो अफगान आक्रमणकारी कौन कौन? संजय दत्त, अहमद शाह अब्दाली और अर्जुन कपूर के बीच में था। लेकिन अवध के जो नवाब थे ना, शुजा-उद-दौला, उनके समेत नाजिम खान, ये बरेली मेरठ का शासक था, रहमत खान और सादुल्ला खान, इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो मतलब यूपी का कनेक्शन हो गया ना उसमें। फिर आप जानते ही हैं बक्सर का युद्ध, ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की संधि, सबको पता है। तो यहाँ पे तो भारतीयों के माथे पे गुलामी शब्द लिख दिया गया था। फिर आपके शुजा-उद-दौला के बाद असफुद्दौला आई 1797 में, उसका भाई सादत अली नवाब बनेगा। उसने 1801 में सुरक्षा की गारंटी के बदले, सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी ये होती थी ऐशो आराम की गारंटी। अंग्रेजों को इसने प्रयागराज, गोरखपुर क्षेत्र, रोहिलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्जापुर, ये सब नाम याद रखना और लिख के आना, ये सौंप दिए। कुछ टाइम बाद भैया फरुखाबाद के नवाब ने भी, चलो भैया हम भी ऐश करेंगे, ये भी तुम रखो, ठीक है। और अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अपने आंसर के। तो फिर जो है पूरा जो क्षेत्र था वो बहुत टाइम तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, गवर्नर जनरल था यहाँ पे। फिर 1833 से ये आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में इसको अलग पहचान मिली, और यहाँ पे एक अलग गवर्नर भी नियुक्त किया गया, ठीक है जी। तो छोटा सा लेक्चर था ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे से पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पढ़ते रहो भाई, बढ़िया से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। शुभकामनाएं बहुत बहुत आप लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट। और जो भी कुछ और आपको चाहिए, चेंज चाहिए, कुछ और आप आंसर चेक कराना चाहते हैं, आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।